मेरे को एक राड सर पे मेरे मारा। उसके बाद मैं गिर गया कोई पीछे से आके मेरे सर पे पत्थर मार दिया इंटरलॉकिंग वाला। मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होने के बाद भी ये लोग मेरे को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे थे। पूरा रोड जाम करके बैठे थे। सब लोग अपना हथियार राइफल ले लो, जो बाहर निकले उसको गोली मार दो, जो बाहर निकले। पहले से बात समझा दो भाई, आप लोग पुकार दो कि अगर बाहर निकलो गोली मार दी जाएगी। एक बार दो बार आप पुकारो, उसके बाद मार दो, बोल दो गोली मार दी जाएगी। उनकी चारों तरफ हमको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि कब आतंकवादी घुस जाए कुछ पता नहीं है। वहाँ से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पाकिस्तान है। कानून व्यवस्था बहुत विश्वास किए थे, लेकिन हम वर्दी पहनते इसलिए हम विश्वास किए थे, लेकिन मेरा विश्वास अब उठ गया कानून व्यवस्था पर। यहाँ की उत्तर प्रदेश जो पुलिस है ना, हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। हम भी एक वर्दी वाले हैं, वो भी वर्दी वाले हैं। बहुत मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं सपोर्ट कर रही है। साहब, अगर उस दौरान अगर एक फौजी की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो 4 लड़के होते या प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन होता? तो लोग खड़े हैं, हमको मार के भी वो लोग खड़े हैं। वहां से हट नहीं रहे, पुलिस आई उसके बाद नहीं हट रहे हैं। पुलिस प्रशासन मजा ले रहा है, आके खड़ा है, कुछ नहीं बोल। हमारे योगी जी कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। बॉर्डर पे हमारे 26 जनवरी को मिठाई देने जाते हैं। ठंडी में भी प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे। हमको उन पर बहुत भरोसा है। अगर उन तक मैसेज हमारा पहुंचेगा तो पक्का हमारा निवारण हमको तत्काल मिलेगा। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास। यात्रा निकल रही है तो क्या किसी व्यक्ति की एक तरफ जान चली जाए, एम्बुलेंस पास ना होने पाए या ऐसी कोई भी धारा न लगा पाए, आप FIR दर्ज नहीं करा सकते? इतना पूरा जो पुलिस प्रशासन था, महकमा था, वो सब कांवड़िया यात्रा में बिजी था? नहीं, बिजी नहीं था, सिर्फ हिलावाली कर रहे थे हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर। प्रतापगढ़ में बेहद शर्मसार और समाज को शर्मनाक कर देने वाली एक घटना सामने निकल कर आ रही है, जहां पर एक इंडियन आर्मी के जवान के ऊपर कुछ लोग ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, कुछ आपसी विवाद को लेकर, केवल कुछ नाम मात्र के विवाद को लेकर एक आर्मी के जवान पर। वही आर्मी के जवान, वही इंडियन आर्मी के जवान जो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कश्मीर में तैनात रहे और लगातार देश की सेवा करते रहे। जब वो रिटायर्ड होकर घर आते हैं और घर में कुछ आपसी विवाद, मोहल्ले के आपसी विवाद के कारण, अकिंचन थोड़े कुछ विवाद के कारण इनके ऊपर 4 लोग हमला कर देते हैं। ये आप एक बार इनकी तस्वीर देख लीजिए साहब, ये वही आर्मी के जवान हैं। साहब, ये मेडल किस काम का है? ये जो तमगा इनको मिला है, ये आखिर किस काम का है, हमको बता दीजिए। क्योंकि जो मूल रूप से उन गुंडों के खिलाफ, उन माफियाओं के खिलाफ धाराएं लगनी चाहिए, उन लड़कों के खिलाफ धाराएं लगनी चाहिए, वो आखिरकार मूलतः रूप से क्यों नहीं लगी है? 307 लगनी चाहिए, क्योंकि आप सर पर गहरी चोट है, देख लीजिए, राड से इन पर प्रहार किया गया है और हाथ में देख लीजिए। प्रतापगढ़ से आपको इलाहाबाद रेफर कर दिया गया था? हाँ सर जी, मेरे स्वरूप रानी प्रतापगढ़ में यहाँ से रेफर कर दिया गया था। प्रतापगढ़ से ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इनको स्वरूप रानी के लिए रेफर कर दिया जाता है। फिर भी साहब, आप सोच सकते हैं कि ना तो 307 लगा और ना तो 308 लगा। कुछ मामूली धाराएं लगाकर उन गुंडों के साथ पुलिस आखिरकार हमदर्दी क्यों जता रही है? हमदर्दी क्यों नहीं जता रही है उस जवान के साथ जो जब धारा 370 लगी थी तब कश्मीर में तैनात थे और कसमकस भरी जिंदगी पर अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर वहां देश की सुरक्षा के लिए, जो कहा जाता है कि भारत के लिए कलंक था 370, उस समय वहां पर मौजूद थे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एक सवलदार राजीव कुमार सिंह। मैं बारामूला में 30 आर में अटैच रहा जी। 30 आर में 4 अगस्त को हम लोगों का सिम बंद हो गया। हमको कुछ नहीं मालूम था कि हमारी 370 हटेगी। हम लोग जो खबरें हैं वो अंदरूनी रहती हैं। अच्छा। लेकिन 4 तारीख जो रात में 12 बजे हमारा सिम बंद हो गया, तो हमको सीओ साहब आदेश दे दिए कि आप लोग यहाँ से निकलो, लाठी डंडे लेके, अपना हथियार लेके, किसी को बाहर मत निकलने दो। अच्छा। उसी समय हम लोग न खाए न पिए, कोई मतलब नहीं हम लोग खाने पीने का, लगातार अपनी ड्यूटी डटे रहे। 1 हफ्ता तक हम लोग ने सोया भी नहीं है। लगातार हमने अपनी ड्यूटी करते रहे और 370 हटवा के ही वहां से 2 साल रह के हम अपने घर वापस लौटे। अच्छा। अब 6 महीना हमारी मैडम से, हमारे बच्चों से बात हमसे नहीं हुई। 6 महीने तक लगातार आप वहां पर रहे, ना तो घर वालों से, ना तो पत्नी से, ना तो बच्चे से, किसी से आपकी बात कोई बात, हमारा सिम बंद था। सिम बंद हो गया था, कोई किसी से बात नहीं हुई थी। अच्छा। ये जो पूरा प्रकरण हुआ आपके साथ, ये जो घटना घटी, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि 15 तारीख को हम, सावन का महीना चल रहा है, 15 तारीख को हम रुद्राभिषेक कराए। 2 बजे से हमारा रुद्राभिषेक बैठा, 5 बजे खत्म हो गया था। तो मेरा गांव उछला पड़ता है। मेरे गांव से मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बहू आई थी। उनको छोड़ने में अपनी गाड़ी से जा रहा था। अच्छा। हाँ, रास्ते में दबंगों ने गाड़ी खड़ी कर रखा था। मेन रोड पे ही निकल, गली में जहाँ से मेरी गली मुड़ती है उसी के पास वो लोग खड़े थे। अच्छा, केवल इतना छोटा विवाद की गाड़ी खड़ी करने का? हाँ, बस गाड़ी खड़ी करने का। हमने हारन दिया तो उसने इशारा किया गाड़ी नहीं हटेगी, गाड़ी बिगड़ी हुई है। मैंने बोला भाई, मैं गाड़ी नया लिया हूँ, मैं चला नहीं पाता गाड़ी को। अच्छा। अभी थोड़ा ले जाना, तो जल्दी मेरे को वापस आना है, लाओ तो गाड़ी तुम्हें थोड़ा सा धक्का दे दूं, पीछे हो जाए तो मैं ले जाऊंगा आगे। लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम बत्तीवीं मेरी गाड़ी कैसे छूओगे, उल्टा सीधा बोल के मेरे ऊपर धक्का दे दिए। अच्छा। जब मेरे ऊपर धक्का दे दिए तो मैं भी धक्का उनको दे दिया। अच्छा। उसके बाद थोड़ा बातचीत बढ़ी तो लोगों ने फोन कर दिया अपने दोस्तों को। उनके दोस्त लोग आए, तब तक मेरी माँ और मेरी चाची उची लोग उतर के मेरे पास आ गई। उसके बाद लोगों ने, पहला दोस्त उनका आया जिसका नाम मोहित था, उसने मेरे को एक राड सर पे मेरे मारा। उसके बाद मैं गिर गया तो कोई पीछे से आके मेरे सर पे पत्थर मार दिया इंटरलॉकिंग वाला। अच्छा। मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होने के बाद भी ये लोग मेरे को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे थे। पूरा रोड
जाम करके बैठे थे। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आने को सोचा, मैं घर आ जाऊँ, बच जाऊँ, तो मेरी जो बेहोशी हालत थी उसमें मेरे हाथ पकड़ के खींच रहे थे और इसको मारे। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरा दिमाग काम किया, हमारे बच्चे ने 112 नंबर डायल किया। अच्छा। 112 नंबर जब डायल किया तो पुलिस आई। पुलिस आने से पहले हम घर में बंद थे, अगर पुलिस ना आई होती तो जब मेरे को जान से मार देते। जब पुलिस पूछी क्या हो रहा है, मैं बोला सर जी आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन किसी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं हुई है। कौन कौन सी धाराएं मूलतः रूप से उन लोगों के ऊपर धारा लगी हैं? 352 लगाए हैं, हम्म, 323, हम्म, 352, 406, 404। अच्छा। हाँ, क्या लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें कौन सी मूलतः रूप से धारा बननी चाहिए थी? मैं तब तक पीछे नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा। धारा 307 लगनी चाहिए। सुबह हम जब एडमिट थे, दरोगा साहब बोले कि सुबह मैं 308 लगवा के आपको शाम तक आपको रिपोर्ट दूंगा, लेकिन मैं शांत होकर जब लेटा था, रात 11:30 बजे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, नॉर्मल धारा लगवा के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दी धारा। अच्छा। हाँ, मेरे साथ नाइंसाफी, मेरे को न्याय चाहिए। यहाँ से जब आप चोटिल हालत में थे, तब सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं इलाज कराने के सबसे लिए? पहले मेरे को ज्वाइन नहीं दे रहे थे लोग, किसी तरह मैं अपनी गाड़ी से जाके प्रतापगढ़ अस्पताल में एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद मेरा मेडिकल हुआ। अच्छा। मेडिकल होने के बाद मेरा जो है टाँका, मेरे सर में 10 टाँके लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो मेरी हालत देख के ये लोग मेरे को प्रयागराज रेफर कर दिए। अच्छा। हाँ, कितनी गहरी चोट है सर वगैरह? गहरी चोट मेरे 3.5 इंच मेरी गहरी चोट है, 10 इंच लंबाई में मेरे कटा हुआ है। मैं आपको वीडियो तत्काल दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। अच्छा। फिर कितने बजे एफआईआर वगैरह दर्ज होती है? एफआईआर रात 11:30 बजे दर्ज की है मेरी एफआईआर। अच्छा। और मेडिकल कितने बजे कंप्लीट हो जाता है मेडिकल आपका? रात में कंप्लीट हुआ था, 11:30 बज गया था मेडिकल कंप्लीट होने में। अच्छा। लेकिन अगले दिन 11:30 बजे मेरा एफआईआर हुआ। उस दिन नहीं हुआ अच्छा, ना, उस दिन नहीं किए थे। उस रात में नहीं हुआ कुछ नहीं एफआईआर हुआ, दर्ज? कुछ नहीं, सब लीपापोती चल रही थी उस रात। केवल आपको रेफर कर दिया जाता है बस प्रयागराज के लिए? हाँ सर, चीजें पर कर दिया जाता है। लेकिन अगले 24 घंटे यानी 12 घंटे के बाद सुबह 11:30 बजे की जाती है? नहीं, रात में 11:30 बजे की है। इतनी बड़ी नाइंसाफी। आप मेरे को बुलाए थे शाम को, हमने हमारी घर वाले गए थे, बोला कांवड़ यात्रा चल रही है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद हम लोग चले आए। तो उसके जब हमने मीडियाबाजी कर दी, तो रात में 11:30 बजे अपने आप एफआईआर लिख के नॉर्मल धारा लगा के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। क्या नाम था जिस दरोगा के पास गए थे, क्या नाम था उनका? एसआई सत्येंद्र कुमार सिंह। अच्छा, मतलब आप 11:30 बजे रात को चोटिल होते हैं। हाँ। और मेडिकल भी आपका हो जाता है, है। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद, जितने समय मेडिकल आया था हाँ। उसके ठीक 24 घंटे बाद रात रात 11:30 बजे वो आपका एफआईआर दर्ज करते हैं, वो भी नॉर्मल धाराओं में। साहब, अगर कांवड़िया यात्रा निकल रही है तो क्या किसी व्यक्ति की एक तरफ जान चली जाए, एम्बुलेंस पास ना होने पाए, या ऐसी कोई भी धारा न लगा पाए, आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते? इतना पूरा जो पुलिस प्रशासन था, महकमा था, वो सब कांवड़िया यात्रा में बिजी था? नहीं, बिजी नहीं था, हम्म, सिर्फ हिला हवाली कर रहे थे हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे थे। अच्छा। उधर के लोग पता नहीं क्या क्या जाके व्यापार मंडल वाले क्या कर दिए हम नहीं जानते, लेकिन हम जब गए तो हमको तसल्ली दी गई कि शाम को आपको धारा 308 लगेगी, लेकिन रात में 11:30 बजे ये लोग नॉर्मल धारा लगा के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। जब मैंने पूछा भाई ऐसे क्यों, बोला आप मैं इसका एक्शन ले लिया हूँ, धारा इतनी लगेगी। हाँ सर। मतलब वो पूरी तरह से कहे कि हम पूरा चेकअप कर लिए हैं, हाँ। पूरा राउंड फिगर देख लिए हैं हाँ। कि इससे ज्यादा धाराएं आपकी नहीं बनती नहीं हैं। बन रही हैं। हम्म, हाँ, ऐसे ही लावाली करके हमको वापस कर दी। अच्छा। फिर आप लोगों ने कल एसपी आपका घेराव किया? फिर हमारा फौज का संगठन है, हम अपने फौजी से, हमारे महासचिव हैं आर्य सिंह, उनको बताया कि कम से कम 30-40 आदमी हम लोग घेराव किया। दोबारा एसपी ऑफिस हमने पहुंचा, एसपी ऑफिस मेरे को नॉर्मल तसल्ली लेके एसपी साहब बोल दिए जाओ दोबारा जांच होगी, करके वापस कर दिए। और उसके बाद विवेचना अधिकारी हमारा गुलियापुर चौकी इंचार्ज अमित मिश्रा है, नियुक्त किए गए हैं। वो भी लीपापोती करके हमारा मामला शांत करने के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं परेशान हूँ सर जी। कल एसपी साहब के ऑफिस गए थे आप, वहां से क्या निर्णायक स्थिति मिली? वहाँ क्या से जब मैं एसपी साहब सामने मैंने बोला मैं 2 बात कहना चाहता हूँ साहब, मैं अपनी बात पूरा रखा। वो एसपी साहब ने दोबारा जांच करने का आदेश दे दिया। बाकी हम गए 300, जो मैं मांग करने गया था 307, 308 लगनी चाहिए, वो नहीं लगी। फिर दोबारा जब उसने आदेश दिया तो सत्येंद्र को बुलवाया गया वहां से। सत्येंद्र सर आए, चौकी इंचार्ज को बुलाया गया बुलियापुर, मेरे पास आए, बोला ठीक है दोबारा चलो मैं आपकी लेता हूँ। तो मैं ले गए अंदर, वो भी जो मेरे पास साथ हुआ था पूरा घटना मैंने बताया, लिख पढ़ लिए। शाम को मेरे पास यहाँ भी आए, मैं बोला सर साहब जी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बोला गिरफ्तारी वाला हमारे पास वो नहीं है, धारा लगी नहीं है, इसलिए मैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब जब आपकी रिपोर्ट वहां से आएगी एसआरएन से, तब मैं आपको एक्शन लूंगा। इतना बता के मेरे तसल्ली देके चले गए। साहब, अगर उस दौरान अगर एक फौजी की जान चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो 4 लड़के होते या प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन होता? कार ये हवाला हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उस समय? उस समय कौन जिम्मेदार होता? मेरा परिवार खत्म हो जाता, मैं तो मर ही जाता। अभी क्या बताएं कौन जिम्मेदार होता? इसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार चाहिए। मैंने 12 नंबर फोन किया, तब आधा घंटे बाद आई, मेरा पूरा ब्लड निकल चुका था। अभी क्या करें, तो अकेले हम निहत्थे क्या कर सकते हैं? मेरे साथ ये घटना हुई है, उसके बाद ही मेरे को अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं। उसमें गिरफ्तारी करो, मेरे को भी बैठाओ, उनको भी बुलाओ, ले थाने में ले चलो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो तो लोग खड़े हैं, हमको मार के भी वो लोग खड़े हैं। वहां से हट नहीं रहे, पुलिस आई उसके बाद नहीं हट रहे हैं। पुलिस प्रशासन मजा ले रहा है आके।
खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। मेरी इस गंगा में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, मुख्य रूप से यही कारण होता है कि उन पर भरोसा जनता जनार्दन नहीं करती है, जिसके लिए वो सेवा करते हैं, जिसके लिए उनको नियुक्त किया जाता है, वो पूरी तरह से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते हैं। लेकिन आर्मी के जवान हो या देश के जवान हो, सीआरपीएफ हो या आरपीएफ हो, कोई भी जवान हो, पुलिस को छोड़ करके वो देश के लिए ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अच्छा, उस समय जब आप लोग कश्मीर में थे, क्या सिचुएशन थी? क्यों आप लोगों पर इतना भरोसा किया जाता है और पुलिस पर लगातार जनता का विश्वास उठता जा रहा है? हम लोग कश्मीर में नहीं थे उस समय, हम आसाम में थे। अच्छा। लेकिन हम लोग को जो है सूचना है बाहर नहीं दी जाती। हम्म। आसाम में हम मार्च में हमको मैसेज मिला कि आप लोग को कश्मीर जाना है। अच्छा। लेकिन हमको ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि हम लोग जो है बाहर कुछ बताते नहीं हैं। वहाँ से हमारी ट्रेन लगी, 5 ट्रेन हमको लगी, पाँचों ट्रेन हमको 5 कंपनी, हमारी पाँचों कंपनी वहाँ टुकड़ी चल पड़ी वहाँ से। अच्छा। 5 से 7 दिन लगा जम्मू पहुँचने में। हम जम्मू में हम लोग ट्रांजिट कैंप में अटैच हुए। 3-4 दिन वहाँ कानवाई मेरी रुकी रही। हम लोग अच्छा। गाड़ी के साथ सब चीज़ चलते हैं। उसके बाद वहाँ से हम रवाना हुए, हमको मैसेज मिला तुम चलो श्रीनगर पहुँचो। एक ही दिन में हम लोग श्रीनगर पहुँच गए। श्रीनगर में भी हम लोग कैंप था, वहाँ रुके। श्रीनगर के बाद सीधे आदेश मिला कि बारामूला आप जाओ, 30 आर में रिपोर्ट करो। हम 30 आर पहुँच गए। जब 30 आर पहुँचे तो हम लोग को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। बोला आप लोग अपनी अपनी कंपनी बनाओ, कंपनी में जाओ। कंपनी में हम लोग पहुँच गए। उसके बाद हम लोग कोई मैसेज नहीं, हमको रेस्ट करने के लिए बोला। उसके बाद जब हम लोग 1-2 महीने रेस्ट कर लिए, मतलब अपनी रूटीन ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कैंप की चारों तरफ हम लोग प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि कब आतंकवादी घुस जाए कुछ पता नहीं है। वहाँ से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर पाकिस्तान है। तो वहाँ से उसके बाद हम लोग वहाँ 2 महीने रहे। फिर अगस्त जब आया तो हमको 4 तारीख को शाम को हमारा सिम बंद हो गया। तो हमने अब रिपोर्ट की सीओ साहब को, सीओ साहब हमारा सिम बंद हो गया। सीओ साहब बोले बेटा सिम नहीं बंद हो, सिम बंद कर दिया गया है। अच्छा। ये आदेश था ऊपर से केंद्र से, सिम सबको बंद है। आप लोग सिर्फ सुबह 4 बजे निकलो यहाँ से, सब लोग अपना हथियार राइफल ले लो, जो बाहर निकले उसको गोली मार दो। जो अच्छा। बाहर निकले पहले से बात समझा दो भाई, आप लोग पुकार दो कि अगर बाहर निकलो गोली मार दी जाएगी। एक बार 2 बार आप पुकारो, उसके बाद मार दो, बोल दो गोली मार दी जाएगी। अच्छा। तो हम लोग ने निकले, एक बार में हमने आदेश दे दिया कि आप लोग बाहर मत निकलो, गोली मार दी जाएगी। ऐसे हम लगातार 10 दिन न सोए हैं न जागे हैं। हम नहीं जानते कि मेरी बीवी बच्चे क्या हैं, हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ हम देश सेवा कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद जब 370 हटी तो हम लोग 6 महीना वहाँ रुके। 6 महीने बाद फिर हम लोगों को अपनी यूनिट आसाम में भेज दिया गया। अच्छा। हाँ। ये बताइए, उस दौरान ड्यूटी के दौरान क्या लगा था कि जब घर जाएंगे और कभी कोई ऐसी समस्या आएगी तो हमको ऐसा ऐसा लगेगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है? हम कानून व्यवस्था पर बहुत विश्वास किए थे, लेकिन हम वर्दी पहनते इसलिए हम विश्वास किए थे, लेकिन मेरा विश्वास अब उठ गया कानून व्यवस्था पर। यहाँ की उत्तर प्रदेश जो पुलिस है ना, हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा। हम भी एक वर्दी वाले हैं, वो भी वर्दी वाले हैं। बहुत मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बोली धारा तुम्हारा नहीं लगा है, हम अरेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ से हमको बहुत तकलीफ, बहुत ग्लानि है। हम टोटल सेना में 4 भाई हैं, अभी 3 भाई मेरी ड्यूटी पे ही है। अच्छा। हाँ, हम ही रिटायर हुए हैं। मतलब अभी आपके 3 भाई सेवा दे रहे हैं? सेवा अभी 3 भाई हमारे सेवा सेना में दे रहे हैं। किस किस क्षेत्र में है वो? वो एक वहाँ पे है, क्या बोले, लेह लद्दाख में है एक भाई मेरा, एक भाई मेरा गुजरात में है, एक भाई मेरा यहाँ जालंधर में है। अच्छा। हाँ। अगर साहब एक आर्मी के जवान को इंसाफ ना मिला तो ना तो ये तमगा और ना ये जो मेडल मिला है, और ये जो दिखा दीजिए एक बार साहब, खड़े होकर एक बार नजदीक से दिखा दीजिए, ये जितने मेडल मिले हैं और एक आर्मी के जवान तक और इनके ड्यूटी के दौरान तक जो उनको सम्मान मिला है, अगर वो सम्मान अगर उनको अब इंसाफ नहीं मिला, जब ये विपरीत परिस्थिति में है, अगर इनको न्याय नहीं मिला, तो ना साहब ये कोई तमगा किसी काम का है और ना तो ये मेडल। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं सर जी। हमको ऐसी हम हमारा सिचुएशन, जब हम लड़ाई में जाते हैं ना, हमको ये नहीं देखा जाता कि आप मरोगे, जियोगे, क्या करोगे, क्या। हमको सीधे आदेश मिलता है हवलदार राजीव कुमार सिंह, आप अपना हथियार लो, आप फलानी जगह ड्यूटी जाओ। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम मरेंगे, हम नहीं पूछते हमको खाना सर कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, हमको नहाने कहाँ व्यवस्था मिले, हम कभी कुछ नहीं देखते। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं, ताकि हमारे सरहद पर हम लोग रक्षा करें, तो हमारे जो सिविलियन हैं, सिर्फ सिविलियन शांति से सोएं। हम कभी नहीं सोचते कि हम क्यों जाएं, हम आगे क्यों बढ़ें। हमारी फौज में ऐसा नहीं है। एक बार आदेश इसको मिल गया, मना नहीं कर सकते। हम 24 घंटे के नौकर हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, बस इसलिए हम परेशान, इसी दर हम भटक रहे हैं। क्या कहेंगे? योगी जी की सरकार है, उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस प्रशासन की तो व्यवस्था देख के लचर व्यवस्था लग रही है। क्या कहेंगे योगी जी? हमारे योगी जी कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। बॉर्डर पे हमारे 26 जनवरी को मिठाई देने जाते हैं। ठंडी में भी प्रधानमंत्री भी जाते हैं। प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे। हमको उन पर बहुत भरोसा है। अगर उन तक मैसेज हमारा पहुंचेगा तो पक्का हमारा निवारण हमको तत्काल मिलेगा। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो चलिए साहब, आपने ये पूरा प्रकरण सुन लिया एक आर्मी के जवान से, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।